नमस्कार। इस वीडियो में जो बात करने वाले जो अपन वनडे सीरीज के इस कोर्स में आज का अपना वीडियो रहेगा जो DYS डिप्लोमा इन योगा साइंस का है। इसका पेपर चलता है जो DYS 03 का जो पेपर है उसके बारे में बात करने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ में एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट बना रखा है। पेपर का नाम हो जाएगा आपका जो DYS 03 आहार एवं पोषण विज्ञान। DYS 03 डिप्लोमा इन योगा साइंस के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए पेपर थर्ड चलता है आहार एवं पोषण विज्ञान। अब वनडे सीरीज में क्या रहने वाला, तो वनडे सीरीज आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में वो भी एग्जाम पैटर्न वाइज कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया है। तो इसमें सेक्शन वाइज आगे देखेंगे एग्जाम में जो जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो बना रखा है उसके बारे में बात करने वाला। तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप डिजिटल स्टोर की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो पीडीएफ है पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर देंगे लर्न विद ट्रिपल की 4, वहाँ पे कंप्लीट जो DYS का कोर्स बन रखा है उसमें DYS के जितने भी आपके जो पेपर है, 4 पेपर है और 5वां पेपर जो प्रैक्टिकल का है, तो उन सभी के वहाँ पे नोट्स डाल रखे हैं। जो वनडे सीरीज की पीडीएफ वहाँ पे कंप्लीट डाल रखी है और DYS 05 का जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए की बात कर रहे थे। सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन की आंसर लिमिट जो रहेगी या तो आपको 1 वर्ड में करना रहेगा या फिर 1 लाइन में, या फिर मैक्सिमम देखा जाए तो 30 वर्ड में आपको करना रहता है। और फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, साकार के कोई दो लाभ लिखने हैं। कंप्लीट जो आहार एवं पोषण विज्ञान पे है तो उसी से रिलेटेड आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें भी सेक्शन सी और जो बी वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, बी और सी के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से लगभग शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर आप सी और बी वाले जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख लेंगे तो ए वाले आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो उसमें कवर हो जाते हैं। साकार के कोई दो लाभ लिखने हैं। साकार के जो लाभ है, साकार पाचन में आसान होता है, हृदय रोग से बचाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। फिर संतुलित आहार में अम्लीय और क्षारीय आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो संतुलित आहार में आपके 80% जो कि अम्ल का होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, और 80% क्षारीय, 20% अम्लीय होना चाहिए। फिर कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत दूध, दही, पनीर है, हरे पत्तेदार सब्जियां है, ये सभी कैल्शियम के जो स्रोत हो जाएंगे। अंकुरित आहार के कोई दो लाभ लिखने हैं। अंकुरित आहार जो कि पचने में आसान होता है और इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन की अधिक मात्रा जो पाई जाती है। विटामिन बी बढ़ाने के कोई दो उपाय। विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो देखा जाए अंकुरित अनाज में, दूध के सेवन में विटामिन बी जो कि इसकी मात्रा बढ़ती है। फिर आता है अमृत आहार। किसे कहते हैं, अमृत आहार जो कि दूध, फल, अंकुरित अनाज, शहद आदि जो ये पौष्टिक आहार है इन सभी को अमृत आहार कहा जाता है। बेमेल आहार क्या होता है, बेमेल बिना मेल का जो रहता है जिसमें खाद्य पदार्थों का गलत संयोजन जिसमें पाचन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, बेमेल आहार कहलाता है। आहार सेवन के कितने प्रकार होते हैं, तो आहार सेवन के मिताहार हैं, अति आहार हैं, विरुद्ध आहार हैं और उपवास है। मांसाहार सेवन के कोई दो हानियां लिखनी। मांसाहार आहार जो है उससे दो हानियां कौन सी होगी, तो हृदय रोग है, पाचन तंत्र की गड़बड़ियां वगैरह इन सभी का जो खतरा रहता है। किन्हीं दो खनिज लवणों के नाम लिखने। कैल्शियम, आयरन हो जाएगा। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से प्रमुख आवश्यकता क्या है, तो प्रमुख आवश्यकता देखी जाए तो मानव का भोजन जो रहेगा वो भी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आहारों आहार क्यों आवश्यक हैं, आहार जो कि शरीर को ऊर्जा, पोषण और विकास के लिए जो आवश्यक तत्व प्रदान करता है उसके लिए आहार जो आपका आवश्यक रहेगा। आहार के विषय में किस महर्षि ने अपने शिष्य से पूछा कि कोरुक, फोरुक और कौरुक, महर्षि पाणिनि ने ये प्रश्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पोषण किसे कहते हैं। पोषण जो कि शरीर शरीर जो है भोजन से शरीर की आवश्यकता पोषक तत्वों को प्राप्त करने वो स्वस्थ बनाए रखने का पोषण पोषण जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो भोजन पकाने की प्रचलित विधियां कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा आपका उबालना है, भुनना है, तलना हो जाएगा, स्टीम करना हो जाएगा, बेक करना हो जाएगा। तो ये सभी भोजन पकाने की प्रचलित विधियां हैं। अंकुरित आहार क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, तो ये कंप्लीट अपन देख चुके हैं।
विरुद्ध आहार से क्या आशय है, तो विभिन्न प्रकार के जो असंगत खाद्य पदार्थों का एक साथ सेवन जो रहता है वो विरुद्ध आहार कहलाता है। फिर ऋतुचार्य आहार से क्या आशय है, तो जैसे ऋतु के अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग जो आहार लिया जाता है, ऋतु के अनुसार आहार का चयन जो आपका ऋतुचार्य आहार कहलाता है। अब अपक्य आहार से आप क्या समझते हैं, तो अध पका है, अधूरा पका हुआ जो भोजन है उसको अपन अपक्य आहार कहेंगे। आहार सेवन के चार प्रकार कौन से हैं, तो मित आहार हैं, अति आहार हो जाएगा, उपवास हो जाएगा और विरुद्ध आहार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार आहार के भेद लिखिए। तो गीता के अनुसार जो आपके स्वास्तिक है, राजसिक है और तामसिक हो जाएगा। अब सात्विक भोजन क्या है, अब इन तीनों के अनुसार जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन से में क्या रहता है। सात्विक भोजन के साथ कौन सी तीन बातों का ध्यान रखना रहता है, तो ताजगी है, इसमें स्वच्छता है और संयम। साकार का अर्थ लिखिए। साकार जो कि पौधों और वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है, उन आहार को अपन साकार कहेंगे। भोजन पकाने के कौन से तरीके जो प्रचलित है। बेमेल आहार क्या है, ये अपन क्वेश्चन देख चुके हैं। ऋतुचार्य आहार से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, वो आपका क्वेश्चन किसी के अकॉर्डिंग आपका लाइनिंग चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन वही रहने वाला है। शिशु कितने माह बच्चाता आहार जो आहार सेवन करना चाहिए, 6 महीने बाद। मिताहार से आप क्या समझते हैं, मिताहार जो कि संयम पूर्वक उचित मात्रा में जो भोजन है उससे अपन मिताहार कहेंगे। आहार के स्तंभों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो चरक संहिता में हो जाएगा। श्री रिसेट में किस उम्र के बच्चों के मांसाहार निषेध बताया गया है, तो 12 वर्ष से कम उम्र के जो हैं उनके लिए मांसाहार निषेध बताया गया। भोजन के रसों के नाम लिखने हैं। भोजन के रस में देखा जाए तो मधुर, अम्ल, लवण है, कटु, तिक्स है और आपका कषाय हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो आपका टाइलिन। विटामिन के शरीर में क्या काम करता है, विटामिन आपका के जो कि थक्का, रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। बेरी बेरी से कौन से विटामिन की कमी से होता है, या फिर विटामिन बी से कौन से, जो विटामिन बी, ऐसा भी उल्टा भी क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी। विरुद्ध आहार क्या है, ये अपन देख देख चुके हैं। फिर है सौंठ, पीपली और काली मिर्च के मिश्रण को क्या कहते हैं, जो आपका त्रिकोट चूर्ण है, जिसमें सौंफ है, ये सौंफ है यहाँ पे, और पीपली हो जाएगा और काली मिर्च है। संतुलित आहार में जो आपका सारतव और अम्लत्व क्या है, तो आपका सारी मात्रा जो आपके यहाँ पे सारतव हो जाएगा। सारतव जो कि 80% और अम्लत्व जो है 20% इसमें मात्रा जिसमें संतुलित आहार में रहती है। आहार के विभिन्न घटकों के नाम, तो आहार में क्या क्या कौन से घटक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज खनिज लवण हो जाएंगे और इसके साथ में जल हो जाएगा। फाइबर, रेशे वगैरह वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आहार के भेद। उत्पत्ति के आधार पर जो आपका वनस्पति से प्राप्त हो सकता है, पशुओं से और खनिज आधारित, ये कुल मिला के हो जाएंगे। शरीर के 3 आहार स्तंभ कौन से हैं, तो आहार स्तंभ में देखा जाए तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचार्य। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राणी के किन विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, वही सेम क्वेश्चन। जो भोजन के विभिन्न घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये वगैरह इसमें हो जाएंगे। फिर आता है युक्त आहार विहारस्य युक्ते श्रेष्ठस्य कर्मेषु। श्लोक किसने कहा था, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा था। अमृत आहार क्या है, अमृत आहार में देखा जाए जिसमें जो कि पौष्टिक हो, प्राकृतिक हो, संतुलित आहार जो होता है जिसको अपन अमृत आहार कह सकते हैं। किन बीजों को अंकुरित किया जा सकता है, तो बीज जो भी अब जो अंकुरित होते हैं वो इसमें आप लिख लिख सकते हैं, जैसे कि चना हो जाएगा, मेथी, मूंग वगैरह हो जाएगा। फिर त्रिकुटा, त्रिकुटा में क्या है, ये अपन जो क्वेश्चन देख देख चुके हैं, जिसमें सौंफ, पीपली और काली मिर्च का हो जाएगा, तो ये आपका त्रिकुटा हो जाएगा। अपक्य आहार क्या है, अर्धपक्का जो भोजन है। आहार सेवन के 4 प्रकार, जिसमें ये अपन देख चुके हैं। पोषण का जनक हिपोक्रेटिस। और हड्डी और दांतों में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है, कैल्शियम हो जाएगा। आचार्य चरक के 8 आहार विधि जो है, देश, काल, मात्रा, अग्नि, सात्विकता और स्वभाव, संयम, व्यक्ति विशेष, ये हो जाएंगे। कांसे के पात्र में लंबे समय तक घी रखने पर क्या होगा, तो विषैले तत्व बन जाते हैं कांसे के पात्र में अगर लंबे समय तक घी को रखा जाता है तो। फिर विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, विटामिन बी में आपका B1 है, 2 है, 3, 5, 6, 7, 9 है और आपका B12 हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका यकृत हो जाएगा,
और जो बड़ी ग्रंथि जिसमें जिसके अंग लिखने हैं तो यकृत और पित्ताशय हो जाएगा। फिर आता है ICDS क्या है? तो ICDS यानी कि जो आपका इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेवा है सर्विस, इसमें हो जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवा। ये आपका पूरा फुल नेम हो जाएगा जिसमें ICDS का। किस ऋषि के कारण द्वारका का सर्वनाश हुआ था? ये आप क्वेश्चन इसको देख लेना। फिर आगे हैं पीले कद्दू में पाए जाने वाले एक फाइटोकेमिकल का क्या नाम है? तो बीटा कैरोटीन। योगाभ्यास जो है शुरुआत में त्याज्य वस्तुओं के कोई नाम, जो योग आप अगर करते हैं तो उसमें कौन सी वस्तु जो आपको त्याज्य, जिसमें तंबाकू है, शराब सेवन वगैरह, मांस मदिरा, ये आपको इनको त्याग करना रहता है योगाभ्यास से शुरुआत में ही। फिर है राजसिक आहार का क्या? राजसिक आहार अब आ गया सेक्शन बी आपका। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम मान के चले आपके 200 वर्ड तक आप कर सकते। 200 वर्ड तक एक एक पेज आपका जो रहेगा, एक पेज में आप लिखे तो उसमें इनफ है। जो जो आपका क्वेश्चन में जैसे जितना पूछा जाता है उतना करना रहेगा। फिर है राजसिक आहार का वर्णन कीजिए। राजसिक आहार क्या है? राजसिक आहार जो आपका आयुर्वेद के अनुसार जो आहार 3 प्रकार के माने गए, जो सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। अब इसमें भी राजसिक आहार जो वो है जो कि शरीर और मन में सक्रियता, जोश, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये आहार विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त हैं जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करते हैं, जैसे व्यापारी है, अधिकारी है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी। इनके लिए जो आपका राशि आहार जो अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। विशेषता में देखा जाए तो ये क्या होता है? स्वाद में तीखा होता है, खट्टा, नमकीन, मसालेदार और कभी कभी तीखी। पचने में अपेक्षाकृत भारी होता है। सेवन के तुरंत बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये इसकी विशेषता होगी। उदाहरण में देखा जाए तो मसालेदार सब्जियां हैं, पुलाव, छोले, पनीर, मसाला, समोसे, पकौड़ी, अचार, पापड़, नमकीन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि जो इसमें आ जाते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता देखा जाए तो शरीर शक्ति और सहन शक्ति में वृद्धि करता है। कार्य क्षमता, मानसिक सतर्कता बढ़ाता है। ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने में सहायक। हानियाँ क्या है? हानियाँ इसमें अधिक सेवन से जो हानियाँ रहती है, जिसमें पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, जिसमें गैस है, अम्लता, कब्ज वगैरह की जो समस्या, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव भी हो सकता है। शरीर में अधिक गर्मी और थकान होती है। राजसिक जो आहार ऊर्जा कार्य क्षमता बढ़ाने वाला है, लेकिन इसके अधिक सेवन जो है, इसका सेवन आपका संतुलित करना रहता है और सीमित मात्रा में करना रहता है। अत्यधिक मसालेदार हैं, तेल हैं, उपयुक्त पेय समझते को जो हानि पहुंचा सकते हैं। उसी के साथ संतुलित आहार में राजसिक भोजन को उचित मात्रा में शामिल करना लाभकारी होता है। फिर आता है शाहरीय। जो आपका शाहरी आहार में उनके नाम और उनकी क्या उपयोगिता है उनका वर्णन करना रहेगा। शाहरी आहार वे खाद्य पदार्थ जिसका पाचन होने के बाद शरीर में क्षारीय तत्व अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं और ये आहार शरीर की अम्लता को संतुलित करते हैं। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान में सारी आहार को स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी माना गया है। सारी आहार के प्रमुख उदाहरण में देखा जाए तो कौन से हैं? तो हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि जो पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग है तो ये आपका हो जाएगा। फल में देखा जाए तो केले, सेब, अंगूर, अमरूद, पपीता, तरबूज हो जाएगा। सलाद में देखा जाए तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। अंकुरित अनाज में देखा जाए तो मूंग, चना, मेथी के दाने हैं। और मेवे में जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू वगैरह। अब इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता में देखा जाए तो शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखता है। इससे पाचन क्रिया है जो कि सुधरती है। अम्लता, गैस और कब्ज की समस्या को भी कम करता है। हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। रक्त को शुद्ध करने में सहायक है। शरीर में सूजन और थकान को कम करते हैं। सारी आहार का नियमित सेवन जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह न केवल पाचन और ऊर्जा में सुधार करता है बल्कि शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। संतुलित आहार में सारी खाद्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा अवश्य शामिल करनी चाहिए। फिर आता है पोषण का विस्तार से वर्णन कीजिए। पोषण का विस्तार से आपका जो वर्णन करना रहेगा तो पोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर जो कि भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है, जिसके विकास, ऊर्जा और उत्पादन, स्वास्थ्य बनाए रखना संभव होता है। उचित पोषण न केवल शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है बल्कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अब इसमें पोषक तत्वों के कौन से हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब इनका भी क्या है? मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत देखा जाए कार्बोहाइड्रेट, शरीर की वर्दी और ऊतकों की मरम्मत के लिए आपका प्रोटीन जो इसमें आवश्यक रहता है। वसा जो कि ऊर्जा संचय और शरीर को गर्म रखता है, जैसे कि इसमें वसा में आपका देखा जाए तो वसा के स्रोत में जैसे घी, तेल, मेवे वगैरह इसमें आ जाते हैं। विटामिन जो कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को और
क्रियाओं के लिए जो कि आवश्यक थे। और विटामिन भी आपके फल और सब्जियां वगैरह में जो पाए जाते हैं। खनिज लवण जो कि हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण में सहायक है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन वगैरह है। पानी जो कि पाचन, रक्त संचार और तापमान नियंत्रण करने में सहायक हो जाएगा। अच्छे पोषण के लाभ कौन से हैं? तो अच्छे पोषण के लाभ देखा जाए तो शरीर और मानसिक जो विकास में सुधार करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, कार्य क्षमता और ऊर्जा में सुधार करते हैं, वो आपके अच्छे पोषण के लाभ हो जाते हैं। संतुलित और विविध आहार से भी ही उचित पोषण प्राप्त होता है। पोषण की कमी से जो आपका कुपोषण है, कमजोरी, रोग और विकास रुक जाता है। कई प्रकार जो ये रोग जो समस्या है जिसमें रहती है। फिर आता है इम्यूनिटी, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने वाले आहार का वर्णन करना है। तो कौन से हो जाएंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है शरीर की वो क्षमता जो कि संक्रामक और बीमारी से बचाव करती है। और ये आहार जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें देखा जाए तो विटामिन सी, जो विटामिन सी युक्त जो फल है आपके, आंवला है, संतरा, नींबू, अमरूद वगैरह, तो ये विटामिन सी वाले जो फल हैं ये भी प्रमुख इसमें जो रहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, और उसमें देखा जाए तो पालक, मेथी, सरसों का साग वगैरह। प्रोटीन में देखा जाए दाल, अंडे, दूध और पनीर। और इसी के अलावा जो जड़ी बूटियों में है तो अदरक, हल्दी, लहसुन वगैरह, ये भी आपके इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का जो इसके मुख्य स्रोत हो जाएंगे। मेवे और बीज में देखा जाए बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के जो बीज हैं ये भी इसमें प्रमुख जो आपके आहार के स्रोत हो जाएंगे। अब इसका लाभ क्या है इन भोजन करने का? तो इसमें रोगों से बचाव होता है, घाव तेजी से बढ़ते हैं, शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रतिदिन इम्यूनिटी बूस्टिंग आहार का सेवन शरीर को बीमारियों से दूर रखता है और स्वास्थ्य को दीर्घकालीन लाभ प्रदान करता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक आहार के नाम और विस्तार का आपका वर्णन करना रहेगा। उनका क्या नाम और किस प्रकार से रहते हैं? पकाहार वो भोजन जिसे पकाकर, उबालकर, तलकर, भूनकर, किसी भी प्रकार से जो आपके पकाने की जो विधियां है उससे तैयार करके ये स्वादिष्ट और पचने में अपेक्षाकृत आसान होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो दाल, रोटी, सब्जी, चावल, पराठा, हलवा, उपमा, इडली, डोसा वगैरह जो है ये इसके प्रमुख उदाहरण हो जाएंगे। विशेषता क्या रहती है? स्वाद और सुगंध में वृद्धि, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है, पोषक तत्व संरक्षित और आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। पकाने की विधि पर यह निर्भर करता है। ज़्यादा पकाते हैं तो कई बार रहता है कि उसमें जो पोषक तत्व है और उनका भी आंशिक रूप से नष्ट होने का जो खतरा इसमें रहता है। लाभ क्या है? पचने में जो आसान रहते हैं, स्वस्थ और सुरक्षित हैं, विविध स्वाद का उपलब्ध इसमें रहता है। संतुलित आहार में पक और कच्चे दोनों प्रकार के भोजन को संतुलित रूप से प्रयोग करना ही जो आपका स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। फिर है अपक आहार क्या है? पक आहार हो गया, और फिर अपक आहार क्या है और इसकी क्या विशेषता है? अपक आहार वो जो बिना पकाए खाया जाता है, जिसमें प्राकृतिक पोषक तत्व पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण में देखा जाए तो फल है, सलाद है, अंकुरित अनाज और मेवे वगैरह है, तो ये आपके अपक में आ जाएगी। इसकी क्या विशेषता रहती है? तो विटामिन, एंजाइम से भरपूर होते हैं, पचने में जो थोड़े हल्के होते हैं, ऊर्जा तुरंत प्रदान कर लेते हैं। और उसके लाभ क्या है? लाभ आपका देखा जाए तो पाचन क्रिया में सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, शरीर में अम्ल सार संतुलन बनाए रखता है। प्रतिदिन आहार में कुछ मात्रा में जो आपके अपक भोजन शामिल करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अगला क्वेश्चन है विरुद्ध और बेमेल आहार क्या है? विरुद्ध और बेमेल, बिना मेल वाले जो आहार है, इसके सेवन से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव क्या है उसके बारे में बताना है। तो विरुद्ध आहार जो है जिसमें दो ऐसे खाद्य पदार्थ जो एक साथ खाए जाते हैं जो आपस में असंगत हो, पाचन में जो बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए जो दूध के साथ में खट्टे पदार्थ हैं, मछली के साथ में दूध है, दही के साथ में जो नमक है, तो ये आपके बीमेल में आ जाते हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव जो कि पाचन विकार है, गैस, दस्त वगैरह जो कई सारी बीमारी है, जिसमें त्वचा रोग भी हो जाएगी, एलर्जी है, शरीर में विषाक्त तत्वों की भी वृद्धि होती है। विरुद्ध आहार से बचना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक रहता है। और उचित संयोजन वाले जो भोजन है वही आपके शरीर के लिए हितकारी रहते हैं। आहार को पोषण तत्वों का विस्तार, जो आहार के जो पोषक तत्व, जो पोषक घटक है, जिसमें से प्रमुख जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, या आपका क्वेश्चन आपका जो रहता ही रहता है, तो इसका भी अपन विस्तार से देख चुके हैं। और भी आगे सेक्शन सी में क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहाँ पे और डिटेल से देख लेंगे। आहार की विशेषता, आहार का अर्थ जो है वो पदार्थ जिससे जीवित प्राणी अपनी जीवन क्रिया और संचालित रखने, वृद्धि करने, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ग्रहण करता है। आहार केवल भोजन तक सीमित नहीं है, इसमें पेय पदार्थ भी शामिल होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि देते हैं। आहार का महत्व क्या है? अत्यधिक महत्व जिसमें देखा जाए ये शरीर, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उचित आहार से शरीर की वृद्धि, ऊतक निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य क्षमता बढ़ती है। संतुलित और पौष्टिक आहार से मनुष्य दीर्घ दीर्घायु निरोगी रह सकता है, जबकि गलत आहार से मोटापा, कुपोषण, मधुमेह, हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती है। अतः आहार जो कि जीवन का मूल आधार इसमें अपन मान सकते हैं। फिर आता है हठ योग, जो हठ योग है
हठ योग प्रदीपिका में जो आपका स्वात्माराम जी द्वारा वर्णित योग आहार का स्वरूप का वर्णन कीजिए। हठ योग में जिसमें जो रचयिता योगी जिसमें स्व आत्माराम जी हैं, इन्होंने योग अभ्यासियों के लिए क्या किया है, मित आहार को सर्वोत्तम बताया है, मित आहार को। और उनके अनुसार जो यौगिक आहार जिसमें जो शुद्ध हो, सात्विक हो, सुपाच्य होना चाहिए, जिससे अधिक मसालेदार, तेलीय, बासी और किण्वित जो पदार्थ है इनसे बचना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। यौगिक आहार में जो ताज़ा फल है, हरी सब्जियां है, अंकुरित अनाज है, दूध, घी, शहद है, जौ, गेहूं और मूंग की दाल है, इनको स्थान दिया गया। भोजन शांत मन से समय पर और अल्प मात्रा में करना चाहिए। अधिक भोजन जो आपका रहता है, अधिक भोजन दिन में कई बार जो नाश्ता बहुत गर्म, बहुत ठंडा भोजन योगी के लिए हानिकारक माना गया है। योगी को रात्रि में हल्का भोजन करना चाहिए। सवात्माराम जी का मत है कि शुद्ध आहार से मन, शरीर दोनों पवित्र होते हैं, जिसमें योगाभ्यास में सफलता मिलती है। जैसे जो भोजन करते हैं, अगर आपका पेट में 50% आपका खाना रहता है और 50 का भी 50 जो आपका 25% रहता है जो पानी के लिए रहता है और 50% हमेशा खाली रखा जाता है, उस हिसाब से जो आपका ये भोजन करना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की रचना साकार के अनुकूल है, इसको सिद्ध करना रहेगा। किस प्रकार से इस लाइन को अपन सिद्ध कर सकते हैं? जो कि मानव शरीर की रचना और पाचन तंत्र साकार के अनुरूप है। मनुष्य के दांत चपटे और चबाने के लिए बने हैं और जो पौधे आधारित आहार के लिए उपयुक्त हैं। मांसाहारी जीव में आप देखा जाए तो उनके जो दांत है वो नकुले नकुले होते हैं, जो कि मांस फाड़ने में सक्षम होते हैं, जबकि मनुष्य के दांत दाल, अनाज, फल, सब्जी को चबाने के लिए सहायक होते हैं। मनुष्य के आंत की लंबाई है वो भी लंबी रहती है, जिससे पौधे आधारित भोजन का पाचन सुचारू रूप से हो सकता है। मांसाहारी प्राणियों में देखा जाए तो जो आंत रहती है वो छोटी रहती जाके, ताकि मांस है वो जल्दी पच सके। अगला है कि इसके अलावा मनुष्य के पाचन रस जो है, गैस्ट्रिक जूस जिसको कहा जाता है, कमजोर अम्लीय होते हैं, जो कि मांस के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु शाकाहार के लिए जो ये पर्याप्त रहते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शाकाहारी आहार से हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा कम होता है। अतः मानव शरीर स्वभावत शाकाहार के लिए अनुकूल है। इस प्रकार से ये हो गया। फिर है संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार क्या है, किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, क्या लाभ है और उसका क्या महत्व है। किसी भी प्रकार से आपका संतुलित आहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संतुलित आहार वो है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन हो जाएगा, खनिज, रेशे और पर्याप्त जल की मात्रा होनी चाहिए, जिसको कि संतुलित आहार कहलाता है। अब संतुलित आहार का महत्व क्या है? अत्यधिक ये है कि जो शरीर को ऊर्जा, उत्तक निर्माण और उसके मरम्मत में सहायक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मानसिक विकार को प्रोत्साहित करता है और कार्य क्षमता को भी बनाए रखता है। असंतुलित आहार से देखा जाए तो असंतुलित आहार में क्या होता है, कुपोषण है, मोटापा है, रक्त अल्पता है, हड्डियों की कमजोरी है, कई अन्य रोग हो सकते हैं। संतुलित आहार का पालन विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और श्रमिकों के लिए जो आवश्यक रहता है। अतः स्वस्थ और लंबी आयु के लिए संतुलित आहार लेना आपका अनिवार्य रहता है। पाक कला विज्ञान का महत्व क्या है? पाक कला विज्ञान जो भोजन बनाने की जो कला है, भोजन बनाने की कला और विज्ञान का अध्ययन जो कि पाक कला विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और इसका क्या महत्व देख लेते हैं। ये केवल स्वादिष्ट भोजन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पौष्टिक, स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये सही जो भोजन को पकाने का है, सही विधि है। सही पकाने से भोजन के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, हानिकारक जीवाणु जो नष्ट हो जाते हैं, गलत पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं, जिससे भोजन का पोषण जो आपका मूल्य घट जाता है। पाक कला विज्ञान से हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का संयोजन, पकाने की जो विधियां है, जिसमें उबालना, भाप से पकाना वगैरह जो आपकी इसमें आती है, जो स्वास्थ्यवर्धक के तरीके सिखाते हैं, ये हमें मौसमी और स्थानीय खाद्य सामग्री का उपयोग करने का भी ज्ञान देता है। स्वास्थ्य, स्वाद और पोषण के संतुलन के लिए पाक कला विज्ञान का अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत आहार के लाभ क्या है? अमृत आहार क्या है, विशेषता और उसके लाभ, महत्व, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अमृत आहार का अर्थ क्या है? तो ऐसे ऐसे आहार जो कि शरीर को दीर्घायु, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करें। इसमें मुख्य रूप से जो ताजे फल है, अंकुरित अनाज है, दूध, दही, शहद, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह हैं, ये है जो प्राकृतिक पेय पदार्थ जिसमें आपके शामिल रहते हैं। अब इसका क्या लाभ है? तो ये शरीर को पूर्ण पोषण देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये पाचन को सुगम बनाता है, कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है, ये शरीर को शुद्ध करता है, विषैले तत्व जो पदार्थ को बाहर निकालता है, ये मानसिक एकाग्रता और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, ये दीर्घायु प्रदान करता है और रोगों से भी आपके रक्षा करता है।
ये इसके प्रमुख लाभ हो गए। फिर है आहार संबंधित जो अवैज्ञानिक भ्रांतियाँ क्या है। अब आहार से संबंधित अवैज्ञानिक भ्रांतियाँ क्या है। आहार से संबंधित कई अवैज्ञानिक जो भ्रांतियाँ प्रचलित है, जिसमें देखा जाए तो अधिक भोजन करने से ताकत बढ़ती है। जो अवैज्ञानिक भ्रांतियाँ जो आपके प्रचलित हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि अधिक भोजन करने से ताकत बढ़ती है, जबकि जरूरत से ज़्यादा भोजन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। और फिर हैं केवल फल खाकर शरीर स्वस्थ रह सकता है, ये भी भ्रांति जो आपकी रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी आपको भोजन जो चाहिए रहता है, संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, वो सभी आपको चाहिए रहता है, यानी कि विविध आहार जो जिसमें अपने को जरूरी रहता है। दूध और दही को साथ खाना हानिकारक है। दूध और दही को साथ खाना वैज्ञानिक, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तेलीय भोजन से ऊर्जा मिलती है। वास्तव में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलती है, लेकिन ज़्यादा सेवन इसके लिए जो आपका हानिकारक भी हो सकता है। उपवास से शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, ये भी कई बार जो भ्रांतियाँ रहती है। ये आंशिक रूप से सही भी है, लेकिन अति उपवास जो हानिकारक भी हो सकता है। ये प्रमुख जो आपके अवैज्ञानिक भ्रांतियां हो गई। और भी कोई है आप इसमें जो ऐड कर सकते हो। अगला किसने अपक आहार जो कि रोगों से कैसे बचाते हैं। तो अपक आहार का अर्थ है कि ऐसा भोजन जो बिना अधिक पकाए हल्का पका कर लिया जाता है, जिसमें सलाद है, अंकुरित अनाज वगैरह है, फल वगैरह, ये आपके अपक में आ जाते हैं। इसमें प्राकृतिक विटामिन, खनिज, एंजाइम सुरक्षित रहते हैं, जो रोगों को उबरने में मदद करते हैं। ये पचने में आसान होते हैं, जिसमें पाचन तंत्र भी जो कम भार पड़ता है जिसपे। फिर इसमें जल और रेसे प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कब्ज दूर करता है, शरीर को शुद्ध करता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सात्विक आहार का वर्णन कीजिए। सात्विक आहार जिसमें वो भोजन है जो शरीर, मन, आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखता है, सात्विक आहार आपका हो जाएगा। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार सात्विक आहार शुद्ध, ताजा, पौष्टिक और प्राकृतिक होता है। इसमें फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज है, अंकुरित अनाज है, दूध, दही, घी, शहद, मेवे, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, स्वस्थ जल है, प्रमुख रूप से इसमें शामिल होते हैं। यह आहार हल्का और सुपाच्य, ऊर्जा देने वाले होते हैं। इसमें मांस, मछली, अंडा, अत्यधिक मसालेदार, तेलीय, बासी जो आपके डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। सात्विक आहार का जो उद्देश्य रहता है, केवल पेट भरना नहीं रहता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ और मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाना रहता है। योग के साधकों के लिए ये आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये मानसिक एकाग्रता और ध्यान को सहायक होता है। ध्यान में जो इसमें सहायक है। सात्विक आहार का नियमित सेवन करने से पाचन क्रिया सही रहती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा निखरती है और आयु में वृद्धि होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी मानता है, ये मानता है कि ताजे और प्राकृतिक आहार से हृदय रोग, मोटापे, मधुमेह और पाचन संबंधित जो समस्याएं हैं, उन रोग का जो आपका खतरा है वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार सात्विक आहार एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार से सात्विक आहार हो गया। अब मित आहार जो है, मित आहार में अपथ्य कारक जो पथ्य लिखिए। तो मित आहार क्या है। मित आहार देख लेते हैं। जो आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में भोजन करना, ये स्वास्थ्य जो बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन कई कारण ऐसे हैं जो मित आहार के अपथ्य कारक जो बन जाते हैं, अर्थात जो मित आहार के लाभ को नष्ट कर देते हैं। इसमें प्रमुख देखा जाए तो अत्यधिक भोजन करना है, जो आपके भ्रांतियां जिसमें देखा जाए, जिसको बोला जा सकता है, जो जरूरत से ज्यादा भोजन है का अधिक करना, जिसमें पाचन तंत्र पर भार बढ़ जाता है। और अनियमित समय पर भोजन करना, समय से बहुत देर या बहुत जल्दी भोजन कर लेना, अत्यधिक तेली और मसालेदार भोजन जिससे गैस है, अम्लता है, अपचन की समस्या जिसमें रहती है, बासी और दूषित भोजन, ये जो पाचन को नुकसान पहुंचाता है। विषैले तत्व जिसमें उत्पन्न ये करता है। भोजन के समय मानसिक तनाव जिसमें क्रोध है, चिंता, उदासी स्थिति में भोजन करने से पाचन खराब हो जाता है। भोजन के तुरंत बाद जो भारी व्यायाम और नींद जो है, ये भी आपके पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। अगला किसने मित आहार के बारे में हो गया। फिर विटामिन का जो क्या शरीर का महत्व है विटामिन का। विटामिन जो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व देखा जाए तो रहता है, जो कि शरीर को विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर की वृद्धि, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता, हार्मोन संतुलन और रक्त निर्माण में ये सहायक होता है। अब इसमें प्रमुख देखा जाए विटामिन ए, जो आपके आंखों की रोशनी है, त्वचा से संबंधित जो इसमें ये आवश्यक है। विटामिन बी वाला जो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, इसका समूह क्या रहता है, तो ऊर्जा उत्पाद करने में, तंत्रिका तंत्र है, रक्त निर्माण में सहायक है। विटामिन सी जो आपका
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और घाव बढ़ने में सहायक है। विटामिन डी जो आपके हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में, जिसमें विटामिन ए में तो आपको विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी जिसमें जो बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, और विटामिन सी जो आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी जिसमें रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई जो कि त्वचा की सुंदरता है, कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है। विटामिन के जो रक्त के थक्के जमने में भी सहायक रहता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला है जो अमृत आहार के लाभ लिखने। अमृत आहार क्या है ये अपन देख चुके हैं, इसका लाभ और महत्व वगैरह आप इसमें देख चुके हैं। आहार संबंधित जो भ्रांतियां है ये भी अपन देख चुके हैं। अपक आहार से रोग कैसे बचाता है। आधुनिक मत जो मतानुसार संतुलित आहार के प्रमुख घटक कौन से। आधुनिक जो मतानुसार संतुलित आहार प्रमुख घटक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेसे, पानी, जो जल वगैरह है, तो ये इसमें हो जाएगा। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का लिखना है। इसका अपन देख लेते हैं। पोषण जो आपका पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम जो चलता है उसके बारे में तो देखा जाए तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कुपोषण समाप्त करने के लिए, आहार सुधार और जागरूकता के लिए जो चलता है। अगला है मिड डे मील जो है एमडीएम, जिसमें जो विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल में जो पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है वो हो जाएगा। इसी अनुसार जैसे कि आंगनवाड़ी सेवाएं वगैरह है तो उसमें भी आपके गर्भवती महिलाएं और बच्चों के पोषण के लिए जो स्वास्थ्य जांच वगैरह है और शिक्षा है तो वो हो जाएगी। प्लस पोलियो अभियान जो चलता है, प्लस पोलियो जो पोलियो से बचाव हेतु जो मुफ्त टीकाकरण जिसका किया जाता है, प्लस पोलियो हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान है, ये भी कहीं ना कहीं जो आपके स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित देखा जा सकता है। स्वास्थ्य और संतुलित आहार पर जोर देता है। जननी सुरक्षा योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य के लिए सहायक, तो ये प्रमुख हो गया जो कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो भी प्रोग्राम चलते हैं, जो भी अभियान वगैरह है तो वो इसमें आप लिख सकते हैं। और भी जो नए हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। अगला है कि पोषण से क्या तात्पर्य है। पोषण से तात्पर्य अपन पोषण का देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो स्वास्थ्य संरक्षण में पोषक तत्वों की क्या भूमिका है, पोषण क्या है, और इसके बारे में अपन देख चुके हैं, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खनिज लवणों के जो स्रोत है उसके कार्य अवशोषण का वर्णन करना है। खनिज लवण, जिसमें खनिज लवण जो कि शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं परंतु ये जीवन क्रियाओं के लिए जो अत्यंत आवश्यक, जैसे कि जो कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, पोटेशियम। अब इसके कौन से स्रोत हैं। कैल्शियम देखा जाए तो दूध, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आयरन जो कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, अंडा, मांस वगैरह में आयरन की मात्रा मिल जाएगी। फास्फोरस जो कि दूध, अंडा, मछली, अनाज में। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक है, समुद्री मछली वगैरह में आयोडीन आपको मिल जाएगा। पोटेशियम जो कि केला, टमाटर, आलू वगैरह में पोटेशियम। और इनके क्या प्रमुख कार्य रहते हैं। जो कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हल्दी जो हड्डियों और दांतों निर्माण में। आयरन जो कि रक्त के जो हेमोग्लोबिन निर्माण में भी पाया जाता है। आयोडीन जो कि आपके थायरोक्सिन हार्मोन वो हो जाएगा। और फिर है पोटेशियम, पोटेशियम जो आपकी पोटेशियम और सोडियम जो देखा जाए तो तंत्रिका संवेदन में भी और जल संतुलन में भी इसका रहता है। अवशोषण किस प्रकार से होता है इसका, तो अधिकांश जो आपका खनिज लवण है जो कि छोटे आंत में अवशोषित होते हैं। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी पर निर्भर करता है। आयरन का अवशोषण जो कि अम्लीय माध्यम और विटामिन सी से भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर है संतुलित आहार का वर्णन करना है। संतुलित आहार अपन देख चुके हैं। संतुलित आहार क्या है इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। जो भी इसकी विशेषता, जो लाभ वगैरह है वो इसमें आप लिख सकते हैं। फिर है अपचय आहार का वर्णन करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अपचय आहार जिसमें जो कि शरीर की ऊर्जा आवश्यकता कम मात्रा में दी जाती है, जिससे शरीर संग्रहित वसा ऊतक को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है, वो आपका हो जाएगा। विशेषता में देखा जाए तो जो ऊर्जा की मात्रा कम, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, वसा कम, विटामिन खनिज पर्याप्त हो। उपयोगिता में देखा जाए मोटापा नियंत्रित में सहायक है, हृदय रोग और डायबिटीज में लाभकारी, ऑपरेशन के बाद में धीरे धीरे सामान्य आहार पर लौटने में सहायक है। अगला है तामसिक आहार का वर्णन करते हुए इसके दुष्प्रभाव बताने हैं। तामसिक आहार में देखा जाए तो बासी, अधिक जो तेलीय है, तीखा है, मसालेदार आहार है, मद्यपान है, नशीले पदार्थ, तो ये आपके तामसिक आहार में आ जाता है। तामसिक आहार पर दुष्प्रभाव देखा जाए तो तामसिक आहार में दुष्प्रभाव जिसमें पाचन विकार है, गैस, कब्ज वगैरह की जो बीमारियां ये हो जाएगी। आलस्य है, मानसिक जड़ता है, नकारात्मक सोच है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, हृदय, यकृत और गुर्दों संबंधित जो आपके और कई रोग हो सकते हैं, अतिरिक्त भार इन पे जो रहता है, तो ये इसमें हो जाएगा तामसिक आहार का
भोजन पकाने की विधियाँ जिसमें बॉइलिंग, उबालना, भापना, तलना, सेकना, तो ये इसमें आप भोजन पकाने की जो विधियाँ है वो कर लेंगे। साकार का अर्थ और इसको परिभाषा लिखनी है। साकार खाद्य का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। साकार जो है, साकार साकार क्या है? जो कि केवल वनस्पति और दुग्ध उत्पादनों पर आधारित जो आहार है जिसको शाकाहार कहा जा सकता है। ऐसे आहार जिसमें मांस, मछली, अंडे ये वगैरह शामिल नहीं होते हैं, तो वो आपका हो जाएगा शाकाहार। अब शाकाहार में क्या है? जो रेशे है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो कि कम होता है। मांसाहार में जो प्रोटीन और वसा अधिक, परंतु हृदय रोगों का खतरा भी अधिक रहता है मांसाहार में। और शाकाहार में स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और पर्यावरण संरक्षण से भी उपयुक्त रह जाएगा। फिर आहार का अर्थ और इसके भेद कौन से हैं? आहार का अर्थ जो कि शरीर को पोषण आवश्यकता को पूर्ति हेतु दिया गया भोजन, जिसको अपन आहार कहेंगे। शरीर के पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शरीर के जो पोषण और उसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु जो दिया गया भोजन होता है जिससे अपन आहार कहते हैं। अब आहार में जो भेद देखा जाए तो तामसिक, राजसिक और सात्विक हो जाएगा। फिर ये सात्विक आहार का वर्णन करना है। सात्विक आहार अपन ये देख चुके हैं। मित आहार ये भी अपन इसको देख चुके हैं। फिर सारी आहारों के नाम लिखने। अब सारी आहार कौन से हैं? सारी आहार जो कि शरीर में क्षारीयता बनाए रखता है और अम्लता को कम करता है। शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखता है। स्वास्थ्य के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अम्लीय जो वातावरण में बीमारी जो बीमारियां रहती है वो पनपने की संभावना अधिक होती है। मुख्य सारी जो आपके आहार है जिसमें को शामिल है, जिसमें देखा जाए तो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। हरे सब्जियों में जिसमें तोरी है, लौकी, कद्दू वगैरह इसमें आ जाएंगे। फल में देखा जाए तरबूज, खरबूजा, केला, नींबू, संतरा, आम, पपीता आदि हो जाएंगे। अंकुरित अनाज में देखा जाए तो मूंग, चना, मेथी वगैरह हो जाएंगे। मेवे जिसमें बादाम, अखरोट हो जाएंगे। नारियल पानी, गाजर का रस, खीरा आदि वगैरह भी इसमें हो जाएंगी। सारी आहार का जो महत्व क्या है, तो ये देखा जाए तो रक्त के पीएच मान को संतुलित रखता है, पाचन में सहायता करता है, शरीर से विषैले तत्व टॉक्सिन निकालते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इसका नियमित सेवन गठिया और अम्ल पित्त, कब्ज, मोटापा, मधुमेह जैसी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में सहायक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर है पोषण का विस्तार। पोषण का अपन देख चुके हैं। पोषण के प्रमुख घटक है वो भी इसमें लिखना रहेगा। कौन से घटक, कौन से आपके स्रोत हैं वो भी आपको इसमें लिखते हुए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना रहेगा। पकाने के खाद्य पदार्थों के पोषण तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके पकाने की जो विधियाँ हैं, उसपे उसके कारण पोषक तत्वों पर क्या किस प्रकार उन्हें प्रभावित करता है, तो उसके बारे में लिखना रहेगा। जो खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें जो खाद्य पदार्थों को पकाने से उनका स्वाद है, सुगंध, पचने की क्षमता बढ़ती है, मानते हैं। लेकिन कई बार होता है कि अधिक जो इस प्रक्रिया को अधिक कर लिया जाता है या जो गलत तरीके से किया जाता है, तो वहाँ पे पोषक तत्वों की जो आपकी हानि हो सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया पोषक तत्वों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों डालती है। अब सकारात्मक प्रभाव क्या है? कच्चे भोजन में मौजूद कुछ हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लाभ जो सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, कठोर रेशेदार पदार्थ जो कि नरम होकर पचने में आसान होते हैं। स्वाद और रंग और सुगंध में भी वृद्धि होती है। नकारात्मक प्रभाव में देखा जाए तो कि पानी में घुलनशील विटामिन जैसे कि जो बी और सी जो विटामिन है, कॉम्प्लेक्स अधिक ताप और लंबे समय तक पकने से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बी और सी जो है वो ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो पानी में घुल वगैरह हो जाते हैं, तो उस हिसाब से वो नष्ट हो जाते हैं। अधिक तलने, भूनने और दोबारा गर्म करने में से जो आपकी वसा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अधिक उबालने से क्या होता है? जो खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं, पानी में घुलकर फेंक दिए जाते हैं जिसको। फिर आता है क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल और इसके लाभ लिखने हैं। तो क्लोरोफिल देखा जाए तो पौधे में पाया जाने वाला जो हरे रंग का, जिसके कारण पत्तियां जो हरे रंग की होती है, जो वो वर्णक है हरे रंग का वर्णक, जिसको क्लोरोफिल अपन कह सकते हैं। जो कि प्रमुख क्या उसका कार्य रहता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। भोजन को ग्लूकोज बनाने में, भोजन जो है यानी कि ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। इसकी रासायनिक संरचना जो कि हीमोग्लोबिन से मिलती जुलती है, जैसे कि शरीर में जो अपना हीमोग्लोबिन है उसी प्रकार से वहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल हो जाता है। अब इसमें अंतर केवल ये है कि हीमोग्लोबिन में लोह आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल में जो आपका मैग्नीशियम होता है। अब इसका लाभ और महत्व क्या है? रक्त की शुद्धता, शरीर से जैसे कि जो ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन का यहाँ पे बता दिया है, हीमोग्लोबिन की जो क्या महत्व है ये हो गया। इस प्रकार से आपका रहेगा। क्लोरोफिल जो आपके हो गया क्या, कहाँ पे पाया जाता है, इसका आपको लिखना रहेगा। फिर बेमेल आहार का उल्लेख करना है। बेमेल आहार क्या है? बेमेल आहार अभी हम देख चुके हैं, शॉर्ट में भी आया था, पीछे भी क्वेश्चन आया था। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूध और मछली का है, दूध, नमकीन वगैरह, खट्टे पदार्थ वगैरह का, दही और खट्टे फल हैं, खरबूजा दूध हैं,
रात में दही खाना है, तो इस प्रकार से हो जाता है। इसकी हानियाँ क्या रहती है? पाचन तंत्र पर जो भारी प्रभाव पड़ता है, गैस है, अपच, जो कब्ज वगैरह, दस्त वगैरह, एलर्जी, त्वचा रोग, दीर्घकाल में जो अस्थमा है, जो दम वगैरह जो है, जोड़ों में दर्द वगैरह है, तो इस प्रकार से बेमेल आहार के कारण जो आपके रोग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अपक्ष आहार के नाम और विशेषता लिखिए। अपक्ष आहार, अपक्ष आहार में देखा जाए तो वो होते हैं जो कि अत्यधिक प्रसंस्कृत, जो प्रोसीड होते हैं, जिनके प्राकृतिक पोषक तत्व निर्माण और संरक्षण प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सफेद आटा है, जिससे बने जो उत्पाद हैं, पॉलिश किए हुए चावल हैं, पैकेट बंद जो स्नैक्स वगैरह हैं, डिब्बाबंद जूस है, फास्ट फूड है। इनकी विशेषता क्या रहती है? इसमें रेसे जो कि फाइबर कम होते हैं, विटामिन खनिज लवणों की कमी होती है, जो समाप्त हो जाते हैं, या तो समाप्त हो जाते हैं या फिर कम ही होते हैं। अधिक नमक होता है, चीनी है, कृत्रिम पदार्थ वगैरह इसमें ज़्यादा रहते हैं। बार बार सेवन से इसमें मोटापा है, मधुमेह जैसे जो कई बीमारियां, इसमें हाई बीपी है, हार्ट संबंधित जो आपकी बीमारियां संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के लिए इसका सेवन जो आपका न्यूनतम करना चाहिए। प्राकृतिक, ताजे और अप्रसंस्कृत जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य जो आपका है, उसमें भोजन आचार संहिता क्या उपयोगिता है? वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भोजन आचार संहिता, जो फूड कोड ऑफ कंडक्ट है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भोजन के चयन और तैयारी, सेवन आदि भंडार से संबंधित जो नियमों का पालन किया जाता है, भोजन आचार संहिता अपन उसको कह सकते हैं। वर्तमान समय में क्या चल रहा है? तो वर्तमान समय में जब जीवन शैली में अनियमितता है, प्रदूषण है, मिलावटी खाद्य पदार्थों का संकट बढ़ रहा है, भोजन आचार संहिता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। ये व्यक्ति को जो संतुलित, स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेने की दिशा में जो मार्गदर्शन प्रदान करता है, आज के युग में है, जो कि प्रसंस्कृत, जैसे कि आपने तो देखा था, जो ज़्यादा वो तेली वाले हैं, डब्बों बंद में जो आते हैं, मिक्सर वाले जो हैं ज़्यादातर, जिसमें विटामिन वगैरह नष्ट हो जाते हैं, जो नमक है, शुगर जिसमें ज़्यादा ऐड रहती है, तो वो जो आपके, जिसमें नेचुरली इसमें कुछ रहता नहीं है, आर्टिफिशियल जो फ्लेवर वगैरह डाल के जो बनाए जाते हैं, तो वो आपका प्रसंस्कृत में जिसमें रहता है। और इसके अलावा जो फास्ट फूड वगैरह है, इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया, और इसके कारण जो मोटापा है, मधुमेह है, हृदय रोग है, पाचन संबंधित समस्या जो तेजी से फैल रही है। भोजन आहार संहिता के अनुसार जो कि ताज़ा, मौसमी और प्राकृतिक और कम प्रसंस्कृत भोजन लेना चाहिए। साथ ही भोजन धीरे धीरे शांत मन से और निश्चित समय पर करना चाहिए। भोजन से पहले और बाद में स्वास्थ्य का जो पालन करना और अत्यधिक मसाला, तेली और मीठे पदार्थों से बचना चाहिए। ये इसमें आपका आचार संहिता में प्रमुख जैसे रहता है। जो योग है, आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान में भी भोजन आहार संहिता का महत्व जो स्वीकार करते हैं। ये न केवल शारीरिक और स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति, जो आध्यात्मिक विकास के लिए भी उपयोगी रहता है। फिर शरीर में विटामिन की क्या उपयोगिता है? शरीर के जो विटामिन है, विटामिन की क्या क्या उपयोगिता रहती है? विटामिन जो कि ऐसे कोई डायरेक्टली आवश्यक नहीं रहते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म तत्व होते हैं जो कि अनेक रासायनिक और जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक रहते हैं। और ये शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसमें ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक जो भी आपकी एक्टिविटी, जिसमें शारीरिक एक्टिविटी हो गई या फिर जैविक जो रासायनिक क्रियाएं जो अंदर की चलती हैं, उनके लिए उन्हें जो आपके कंट्रोल वगैरह करने, नियंत्रित करने और संतुलित करने के लिए इसमें आवश्यक रहता है। किंतु ये भोजन में पर्याप्त मात्रा में जो ऊर्जा का सही उपयोग करने में सहायक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, देखा जाए तो वसा में घुलनशील, देखा जाए तो ए टी ई के, और जल में घुलनशील देखा जाए तो बी सी। बी और सी जो आपके कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो आपके बी सी हो जाएंगे। वसा में घुलनशील कौन से है? तो बाकी जो बच गए हैं ए डी ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे, और जल में घुलनशील बी सी। अगला क्वेश्चन है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित होते हैं, हड्डियों और त्वचा, दृष्टि, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो विटामिन जो ए है, जो कि दृष्टि जिसमें, और इसकी कमी से जो रतौंधी रोग भी वगैरह भी होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। विटामिन डी जैसे कि हड्डियां है, दांत को मजबूत करता है। विटामिन ई जो कि पोषण देता है, और विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में भी मदद करता है। जल में घुलनशील जो विटामिन है, जैसे कि सी, बी और सी है जिसमें, और इनका विटामिन जो बी और सी समूह जो है, जो कि शरीर में अधिक समय तक संग्रहित नहीं होते हैं। ये जो कि विटामिन बी और सी जैसे कि जो विटामिन है, ज़्यादातर शरीर में नहीं रहते हैं।
और इसलिए इनका जो नियमित सेवन आवश्यक हो जाता है। विटामिन सी जो है मैक्सिमम देखा जाए तो उनका रेगुलर बेस पे आपको सेवन करना रहता है। ये लंबे समय तक शरीर में नहीं रहता, इसलिए नियमित सेवन इसका ज़रूरी हो जाता है। और विटामिन सी जो कि इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी जो है, बी वाले जो समूह है, B1 B2 B6 12 जो भी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाला जो है, जो कि विटामिन जो तंत्रिका तंत्र है, रक्त निर्माण है और पाचन क्रियाओं जैसे उनके लिए जो आवश्यक रहता है। तो ये हो गया विटामिन का। और विटामिन संतुलित जो कि और नियमित सेवन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो कि अनिवार्य है। अगला है स्वास्थ्यवर्धक आहार पर प्रकाश डालना। स्वास्थ्यवर्धक आहार कौन से हैं? स्वास्थ्यवर्धक आहार जो संतुलित आहार जिसमें जो होगा, इसका आपको लिखना रहेगा, ये भी आप इसको देख लेना। अपक आहार का विश्लेषण कीजिए। अब वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज ओनली चेंज की जाती है, तो उस प्रकार से अब इसके अंदर लिखना क्या रहेगा, आपने क्वेश्चन देख ली तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप इसको देख लेना, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, बाकी पीडीएफ से डायरेक्टली आप इसमें देख ही पा रहे होंगे। फिर है षड्रस आहार का क्या वर्णन कीजिए। षड्रस आहार जो जिसमें छह रस जिसमें जो प्रमुख रहते हैं, जो आयुर्वेद में जो ये भोजन जिसको छह रस विभाजित किया गया है, जिसमें मधुर मीठा है, अम्ल खट्टा है, लवण नमकीन है, कटु जो कि तीखा है, तिक्स जिसमें कड़वा है, और कैसा है जिसमें जो कि कसेला हो जाएगा। ये संतुलित, इनका जो संतुलित होगा जो कि षट रस जिसमें छह रस का जो इसमें ये आहार है, जो कि सेवन स्वास्थ्य के लिए भी जो आवश्यक है। अब इसमें क्या है, मधुर रस में जैसे देखा जाए तो मधुर रस में चावल गेहूं दूध घी में ये मधुर रस का हो जाएगा, शरीर को जो कि पोषण बल तृप्ति देता है। अम्ल रस में देखा जाए तो नींबू दही इमली, ये जो कि भूख को बढ़ाता है और पाचन में भी सहायक होता है। लवण रस जो कि नमक सेंधा नमक में होता है, और इसका क्या कार्य रहता है, शरीर में जो खनिज संतुलन बनाए रखता है। कटु रस मिर्च है, अदरक लहसुन, ये कटु रस के जो स्रोत हो जाएंगे, और ये क्या करते हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, बलगम को कम करते हैं। और तिक्स रत में मेथी करेला जो कि यूं खारे जिसको अपन बोल सकते हैं, नीम वगैरह है, तो ये और इनका क्या कार्य रहता है, ये रक्त को शुद्ध करते हैं और त्वचा रोगों से जो बचाते हैं, त्वचा से संबंधित जो भी रोग है उनसे बचाते हैं। कषाय रस में देखा जाए तो अनार का छिलका है, हरी चाय है, ये क्या कार्य है इनका, तो ये पित्त और जो रक्त स्त्राव को नियंत्रित करता है। ये हो गया आपका षड्रस आहार का के बारे में। और इसका जो सेवन है संतुलित, जो कि सेवन अगर किया जाए तो शरीर में जो दोष है, वात पित्त कफ, इन सभी का जो संतुलित बना रखता है। एक योगी के लिए मित आहार की क्या उपयोगिता है? एक योग करने वाला जो योगी हो जाएगा, योगी के लिए मित आहार की क्या उपयोगिता है? मित आहार के बारे में अपन देख चुके हैं और इसकी योग्यता भी आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी अपन इसको भी ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। आहार पाचन को समझाइए। आहार पावन को समझाइए। आहार पावन का अर्थ जो कि भोजन को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। इसका संबंध भोजन की गुणवत्ता और मानसिक भाव से है। आहार पावन के अंतर्गत जिसमें भोजन को बनाने खाने से पहले हाथ धोना, बर्तन स्वच्छ रखना, ताजा और जो शुद्ध सामग्री का उपयोग करना, भोजन को ढककर रखना, दूषित वस्तुओं को दूर रखना आवश्यक हो जाता है। साथ ही भोजन को करते समय सकारात्मक और शांत मन स्थिति भी आहार को पवित्रता में योगदान देती है कुल मिलाकर। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रह जाए, पोषण के महत्व और प्रकार का वर्णन कीजिए। पोषण क्या है, उसका क्या महत्व है और उसके कौन से प्रकार हैं। तो ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, और यहाँ पे कंप्लीट एक साथ में जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका भी आप इसको देख लेंगे। पोषण का क्या अर्थ है, पोषण का अर्थ हो गया पोषण का महत्व जो आपका क्या है, और पोषण के प्रमुख प्रकार प्रकार में देखा जाए तो प्रकार हो जाएंगे। ये हो गया सेक्शन बी के कंप्लीटली आपको क्वेश्चन इसी में से सब कुछ मिल जाएगा। और जो सेक्शन सी वाले भी हैं उसमें भी देखेंगे, जो बड़े क्वेश्चन है तो उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बना के थोड़े बहुत उनमें से थोड़ा शॉर्ट करके भी सेक्शन बी में मिल सकते हैं, और उन्हीं बी और सी में से ही आपका जो सेक्शन ए के शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो इसमें कंप्लीट मिल जाते हैं। बाकी सेक्शन ए वाले क्वेश्चन ही सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी में जो आपका मैक्सिमम 400 वर्ड तक रहता है, बाकी 400 से 500 वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। 2 और ढाई पेज आप मान के चले, 2 और ढाई पेज में लिखना इनफ होता है, इससे ज़्यादा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। अच्छे से लिखिए, जो जितना पूछा जाता है उतना लिख के कुल मिला के इसमें सेक्शन सी में 2.5 पेज आप मान के चले मैक्सिमम, बाकी 2 पेज
2 और 2.5 पेज। मैं जब भी लिख के आता था 2 पेज ज़्यादातर मेरे रहते थे। सेक्शन ए का जो आपके 3 लाइन मैक्सिमम मान के चले 30 वर्ड है, और सेक्शन बी है जो कि 1 पेज, और सेक्शन सी के लिए आप 2 2.5 पेज कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छे से कुल मिला के लिखना रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट, जितना जो क्वेश्चन में जितना पूछा है उस हिसाब से लिखें कंप्लीटली, आपको उसमें अच्छा रहेगा कुल मिला के। फिर है आहार के जो कार्य हैं, अब वो क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो न्यू क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन इसमें आगे हैं, डबल डबल क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी में किसी भोजन का महत्व पूछ दिया और फिर इसका क्या किसे कहते हैं प्रकार पूछ लिया, वो यहाँ पे अगर कंबाइंड करके कोई क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें अगर कोई न्यू है तो यहाँ पे देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आपका बी वाले सेम है, और ज़्यादा आपको उसको रीड करना है पीडीएफ वगैरह में आप देख लेना, और वीडियो पॉज करके भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। फिर है आहार के कार्य। जो आहार के कार्य अपन ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं। पाचन की विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पे ऑल डिटेल में दे रखा है, वीडियो पॉज करके भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पाचन की जो विधियां हो जाएगी, पाचन विधि हो गई। फिर है सुसंस्कारी संतान आर्थिक रूप से साकार उपयोगी है, सिद्ध कीजिए। ये काफी अच्छा सवाल है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। साकार का आहार पद्धति है, जो कि आहार पद्धति है साकार जिसको अपन कह सकते हैं, जिसमें मांस मछली अंडे आदि का सेवन नहीं किया जाता है, वो शाकाहार में आ जाएगा। बल्कि जिसमें अनाज है, दाल है, जो वनस्पति आधारित जो जो भोजन है जो अपन करते हैं, फल है, सब्जी, दूध वगैरह का जो उत्पाद है, ये इसमें सेवन किया जाता है। और ये न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, बल्कि सुसंस्कारी संतान के निर्माण के आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी है। क्वेश्चन वही है, यहाँ पे रिलेट ये कर दिया कि सुसंस्कारी संतान आर्थिक रूप से शाकाहारी उपयोगी, ये क्वेश्चन रिलेट कर दिया। बाकी उसमें ज्यादातर बातें वही रहेगी, इसमें थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन भी आपको लिखना रहेगा। अब इसमें किस प्रकार से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो सुसंस्कारी संतान के निर्माण में देखा जाए योगदान क्या रहेगा। सुसंस्कार निर्माण में योगदान में देखा जाए, अब सुसंस्कार संतान निर्माण में योगदान किस प्रकार से, तो कि साकार में जो अहिंसा है, करुणा है, प्रेम की भावना निहित होती है। माता पिता यदि शाकाहारी हैं तो गर्भ से जो शिशु पर मानसिक और भावात्मक रूप से भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साकार में जो सात्विक तत्वों पर प्रचुर मात्रा में होते हैं, साकार जो कि सात्विक जिसमें तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि बच्चे के मस्तिष्क और व्यवहार को शांत और संयमित बनाते हैं। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता क्या है, आर्थिक दृष्टि से देखे जाए तो शाकाहारी भोजन की लागत मांसाहारी भोजन की तुलना में बहुत कम रहती है, और अनाज है, दालें हैं, फल सब्जियां का उत्पाद लागत कम और उपलब्धता अधिक रहती है। ये भी सही है। मसार के उत्पादन में अधिक भूमि, जल, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि साकार में ये कम रहता है। इस प्रकार से आप आर्थिक दृष्टि से कुल मिला के तुलनात्मक लिख सकते हैं। अब इसका स्वास्थ्य लाभ और चिकित्सा पर क्या है, तो उसका देख लेते हैं। साकार में जो कि फाइबर है, विटामिन है, खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे जो हृदय रोग है, मोटापा है, डायबिटीज है जैसी बीमारियां संभावना बहुत कम रहती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से चिकित्सा पर भी होने वाला खर्च भी घटता है। तो इस प्रकार से आप जो स्वास्थ्य लाभ और चिकित्सा पर बचत जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण में जो मांसाहार की तुलना में शाकाहार का कार्बन फुटप्रिंट जो कम होता है, इससे पर्यावरणीय संसाधनों की बचत होती है, अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक बचत भी होती है। अतः अब ये रह जाएगा लास्ट लाइन की, अतः शाकाहार न केवल व्यक्तियों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से लाभकारी है, बल्कि भावी पीढ़ी को संस्कारवान, शांति प्रिय, नैतिक मूल्य से जब संपन्न बनाने में भी सहायक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। पोषण का महत्व देख चुके हैं, पोषण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं ये भी अपन देख चुके हैं। बाकी एक बार मोटा मोटा और देख लेते हैं। पोषण का महत्व ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि है, शरीर की मरम्मत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आपका पोषण का महत्व हो गया। पोषण की 3 अवस्थाएं, पोषण की अवस्था में देखा जाए पॉजिटिव जो आपका न्यूट्रिशन है, सकारात्मक पोषण, जिसमें जो कि शरीर को आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त मात्रा में मिलते हैं, शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान, रोगों से सुरक्षित रहता है। ये अवस्था जो कि बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष रूप से जो आवश्यक रहती है। संतुलित भोजन कौन सा है, बैलेंस्ड जो न्यूट्रिशन है, इसमें देखा जाए तो सभी पोषक तत्व इसमें बराबर अनुपात में शामिल हो, न अधिक हो न कोई ज्यादा हो, तो वो आपका संतुलित में आ जाएगा, जो संतुलित पोषण की अवस्था। और ये अवस्था जो कि स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी उत्तम है। सबसे मेन यही माना जाए संतुलित आहार जिसमें जो कहा जाता है।
अब नेगेटिव जो आपका न्यूट्रिशन है, तो ऋणात्मक पोषण अवस्था जिसको कहा जा सकता है, ये क्या करता है, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं कुल मिला के इसमें। इससे कुपोषण जैसी है, एनीमिया है, रिकेट्स, स्कर्वी, जो ये आपका विटामिन डी है, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी है, तो इस प्रकार से कई बीमारियां रहती है जो कि ऋणात्मक पोषण अवस्था के कारण जिसको अपन कह सकते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया पोषण जो कि सही संतुलन बनाए रखता है। मेन जो बीच वाला जो सेकंड अवस्था इसको अपन देखा था, संतुलित पोषण की अवस्था, वो आपके अत्यंत आवश्यक है, जो कि व्यक्ति के स्वस्थ और सक्रिय रूप से उन्हें दीर्घायु में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका। फिर आता है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधित संस्कार को लोक कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करना। ये अपन शॉर्ट में देख चुके हैं, लेकिन और भी जो भी भारत सरकार, राजस्थान सरकार की जो भी मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो ये भी आप देख लेना। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है, जो जननी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो चलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, इसकी जो फुल फॉर्म भी आई थी, आपने देखा था सेक्शन बी में, जो ICDS का, तो ये भी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा, और मिशन इंद्रधनुष है। इस प्रकार से आपका कल्याणकारी जो जो भी योजना है वो आ जाएगी। फिर है ऋतुचार्य आहार का वर्णन। ऋतुचार्य आहार अपन ये क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं। अब इसमें अब यहाँ पे ऋतु के अनुसार जिसमें जो भोजन किया जाता है, इसको देख लेते हैं। वहां पे अपन ऑनली देखा था कि ऋतु आहार क्या है, तो इसका देख लेते हैं। ऋतु आहार जो कि आयुर्वेद में जिससे अर्थ में देखा जाए, तो ऋतु जो कि मौसम के अनुसार आहार विहार जीवन चर्या का निर्धारण करना। प्रत्येक ऋतु में हमारा शरीर और पर्यावरण में परिवर्तन होता है, और इससे जो अपन आहार है, आहार और दिनचर्या को बदलना आवश्यक हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वर्ष की 6 ऋतु में बांटा जा सकता है, जिसमें से सूर्य है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और हेमंत ऋतु है। इस इन सभी 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो उसको भोजन को अलग अलग करना रहता है, जिसमें प्रत्येक ऋतु में जो वात, पित्त और कफ दोष है, जिन सभी को संतुलित बनाना आवश्यक हो जाता है। और ये सभी ऋतुओं के अनुसार अलग अलग भोजन जो इसमें करके इन तीनों जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इनको संतुलित बनाए रखना। इसलिए ये आहार जो कि ऋतु अनुसार, अब ऋतु अनुसार कैसे रहेंगे, शिशिर जो ऋतु है, में मेजरली जो फाग और माघ और फाल्गुन में जो रहती, अब इसमें क्या रहता है, अत्यधिक ठंडी रहती है, और पाचन जो कि अग्नि प्रबल होता है। और इसमें आहार में प्रमुख देखा जाए तो तिल है, गुड़ है, घी, दूध, मेवे, गेहूं, बाजरा, मूंगफली और गरम मसाले, ये आपके चल सकते हैं शिशिर ऋतु में। अब क्या इसमें नहीं लेना चाहिए, तो ठंडी है, बासी जैसी जो वस्तुएं रहती हैं, अधिक ठंडा पानी वगैरह, तो ये इसमें आपको नहीं लेना चाहिए। ये हो गया आपका शिशिर ऋतु में। फिर आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु जो कि चैत्र वैशाख के आसपास की जो ऋतु है, अब इस समय कफ दोष अधिक हो जाता है। आहार में देखा जाए, प्रमुख आहार में गेहूं, मूंग दाल, हरी सब्जियां, मध्यम मात्रा मसाला होने चाहिए। अब निषेध में अत्यधिक तेलीय पदार्थ, मीठा भारी भोजन इसमें निषेध रहेगा। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु, जो जेठ आषाढ़ के आसपास की भी ऋतु, जिसमें अब यहाँ पे क्या होता है, गर्मी अधिक होती है, तो गर्मी अधिक के कारण यहाँ पे पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त दोष बढ़ जाता है, और इसके संतुलन के लिए अपन आहार में देखा जाए तो ठंडा पेय है, नींबू पानी है, छाछ है, तरबूज है, खीरा है, दूध है, नारियल पानी वगैरह इसके प्रमुख आहार हो जाएंगे। अब निषेध में क्या रहेगा, आपको यहाँ पे ज्यादा गर्म जो है और मिर्च मसाले वाले जो हैं वो है, तेलीय गर्म भोजन आपको नहीं करना रहेगा, ये निषेध रहेगा। फिर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो कि श्रावण भाद्रपद के आसपास की ऋतु, अब इसमें वात दोष प्रभाव बढ़ जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है, और इस समय हल्का सुपाच्य भोजन जैसे कि मूंग की खिचड़ी है, दलिया है, सूप है, अदरक, काली मिर्च वगैरह इसमें प्रमुख आहार रहेगा। निषेध में देखा जाए तो कच्चा सलाद है, ये नहीं खाना चाहिए। ठंडा पानी ज्यादा अधिक नहीं, अधिक तेलीय है, मांसाहारी भोजन वगैरह इसमें निषेध रहेंगे वर्षा ऋतु के समय। फिर शरद ऋतु जो कि आश्विन कार्तिक के समय, और इसमें पित्त दोष जो कि प्रबल होता है। आहार में देखा जाए प्रमुख आहार कौन से लेना चाहिए शरद ऋतु में, तो चावल, गेहूं, दूध, घी, गन्ने का रस है, मीठे फल है, नारियल पानी वगैरह इसमें रहेंगे। निषेध में देखा जाए तो अधिक तीखा, खट्टा, तेली पदार्थ, इसमें आपको तेली वाले जो भी भोजन है उनका निषेध रहेगा। हेमंत ऋतु जो कि मार्गशीर्ष पोष के आसपास की, अब यहाँ पे क्या होता है, अधिक ठंडी होती है, पाचन शक्ति जो प्रबल होती है। और इस समय जो आहार में देखा जाए तो तिल, गुड़, मेवे, दूध, घी है, गर्म सूप है, गेहूं और बाजरे की रोटी वगैरह। और निषेध में देखा जाए तो अब यहाँ पे
हेमंत ऋतु ज़्यादा अधिक ठंडी होती है, तो यहाँ पे ठंडी और बासी भोजन से आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ऋतु अनुसार जो अलग-अलग भोजन हो गए, और इसमें अब ये क्या करेंगे, ऋतु के अनुसार जो शरीर को बैलेंस बना के रखें, जिसमें आहार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, मौसम के अनुकूल जो है प्रभाव से आपको बचाता है। इस प्रकार से ये जो ऋतु के अनुसार हो गया। फिर ये पोषण को समझाते हुए संतुलित भोजन पर प्रकाश डालना, ये भी क्वेश्चन जो अपना हो चुका है। संतुलित भोजन है, पोषण क्या है, और संतुलित भोजन और पोषण के प्रमुख घटक, जिसमें जो बराबर मात्रा में होंगे तो संतुलित आहार कहेंगे। कौन से हैं ये आपको इसमें देखना रहेगा। संतुलित आहार, तो संतुलित भोजन के कौन से लाभ हैं ये भी अपन देख चुके हैं। संतुलित भोजन के कौन से उदाहरण हैं, अब इसकी क्या सावधानियां क्या वो है, ये हो जाएगा। फिर आता है जो आपका वैदिक डाइट, वैदिक डाइट जिसमें है, यहाँ पे ये वैदिक डाइट है। वैदिक डाइट जो है, वैदिक डाइट क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना रहेगा। वैदिक डाइट में देखा जाए तो कि प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति पर आधारित आहार पद्धति, जो कि प्राकृतिक, सात्विक और शुद्ध आहार पर बल देती है। इसमें ताजा, जो कि मौसमी, शाकाहारी और न्यूनतम प्रसंस्कृत तो प्रोसेस्ड भोजन है, इसमें इनका सेवन किया जाता है। इस प्रकार से ये जो वैदिक आहार है उसके बारे में, और वैदिक आहार की क्या विशेषता है, तो वैदिक आहार सात्विक भोजन, जो कि भोजन शुद्ध, अहिंसक और मन को शांत करने वाला होता है। प्राकृतिकता, प्राकृतिकता क्या है, तो रसायन मुक्त जो भोज, मौसमी और स्थानीय आहार का सेवन। संपूर्णता, भोजन में सभी पोषक लगभग संतुलित मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। नियमितता, भोजन समय पर जो भोजन करना, अधिक न खाना, ये आपकी नियमितता हो जाएगी। तो ये जो वैदिक आहार की प्रमुख विशेषताएं हैं। वैदिक आहार में कौन से खाद्य पदार्थ जो इसमें शामिल किए जाते हैं, तो खाद्य पदार्थ देखा जाए तो अनाज, जो कि गेहूं, जौ, बाजरा, चावल है। दलहन में देखा जाए तो मूंग, मसूर, चना, अरहर की, ये हो जाएगा। फल में आम, सेब, केला, पपीता, अमरूद। सब्जियों में देखा जाए तो मौसमी हरी सब्जी, कंदमूल है। दुग्ध उत्पादन वाले जो है दूध, दही, घी, मक्खन, पेय, छाछ, नींबू और सत्व पाए जाते हैं। वर्जित पदार्थ में तो ये हो गया अपना खाद्य पदार्थ, जिसमें अब वर्जित पदार्थ में देखा जाए तो कौन से जो भोजन का सेवन इसमें नहीं किया जाता है। मांस है, मछली, अंडा, मदिरा, नशा है, अत्यधिक जो मिर्च मसाले वाले जो भोजन है, बासी भोजन है, इनका निषेध रहता है। जो कि वैदिक खाद्य, जो आपका वैदिक आहार में देखा जाए तो ये भोजन जो इसमें निषेध रहेंगे। अब इसका क्या लाभ है, लाभ में देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, दीर्घायु और पाचन में भी सुधार करता है। तो ये हो गया वैदिक लाभ, वैदिक आहार के लाभ। अब इसमें सावधानियां, अत्यधिक तेलीय मीठे पदार्थ से बचना चाहिए, भोजन को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, भोजन से पहले बाद में मन को शांत रखना चाहिए। ये हो जाएगा वैदिक आहार से संबंधित, जो भोजन करने का केवल तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण विधि, जिसमें कहा जाता है संतुलित, कंप्लीट, जो संतुलित, जो कि शरीर, मन और आत्मा को, तीनों को संतुलित बनाए रखता है। इस प्रकार से ये हो गया। फिर आता है रोगानुसार आहार। अब रोगानुसार तो ऋतु अनुसार हो गया। फिर रोगानुसार, अब रोगानुसार मतलब जैसे जिस रोग है, रोग के अनुसार, ये भी न्यू क्वेश्चन है तो इसको भी अपन देख लेते हैं। रोग अनुसार आहार का अर्थ है कि रोग और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आहार, स्थिति के अनुसार जो आहार में परिवर्तन करना है, स्थिति के अनुसार जो आहार लेते हैं तो वो रोगानुसार आहार हो जाता है। अब इसमें क्या है, चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का जो रोग विशेष के अनुसार भोजन का चयन कर किया जाता है। अब इसमें देखा जाए तो कौन से भोजन कौन से रोग के लिए रहेंगे। रोग आधार पर आहार का क्या महत्व है, पहले ये देख लेते हैं। तो ये रोग में शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता करता है, रोग को जटिलता को कम करना है, दवाओं के प्रभाव को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब कुछ प्रमुख रोग देखा जाए, प्रमुख रोग के आहार हैं, जिसमें मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज वालों के क्या रहेंगे, तो इसमें साबुत अनाज है, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, चीनी, मीठा और शीतल पेय से आपको परहेज, यानी कि ये आपको नहीं लेना रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए कम नमक, फल और सब्जी की अधिकता, पोटेशियम युक्त आहार और अधिक तेल तला भोजन, जो पैकेट बंद पदार्थ है, इनसे आपको बचना रहेगा। और हृदय रोग, जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए जो ओट्स है, जेई है, ब्राउन राइस है, हरी सब्जियां, बादाम है, अखरोट, ये आप ले सकते हैं। ज्यादा जो आपकी वसा है, ट्रांस फैट वाले जो भी है, कोलेस्ट्रॉल वाले जो भी भोजन रहते हैं, उनसे आपको बचना रहेगा। तो ये हो गया हृदय रोग से संबंधित वालों के लिए।
इसी प्रकार मोटापे वालों के लिए जो कम कैलोरी है, अधिक फाइबर युक्त भोजन आहार लेना चाहिए। तेलीय, मैदा और मीठे पदार्थों से आपको परहेज, यानी कि ये आपको नहीं लेना है। पाचन से संबंधित जो भी रोग है, इसमें सुपाच्य भोजन जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, सूप, दही वगैरह आपका सेवन कर सकते हैं। मसालेदार, अत्यधिक तेलीय और बासी भोजन से आपको इसमें बचना चाहिए। फिर एनीमिया रोग वालों के लिए क्या रहेगा? हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें चुकंदर है, अनार है, गुड़ वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं। चाय, कॉफी सेवन, ये भोजन उसको तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। ये आपका एनीमिया वालों के लिए हो गया। रोग अनुसार आहार के सामान्य सिद्धांत क्या है? तो इसमें भोजन ताजा और सुपाच्य होना चाहिए। मौसम और शरीर की प्रकृति के अनुसार आहार को चुनना, पर्याप्त जल सेवन और संतुलित पोषण, भोजन का समय और जो कि नियमित रखना। तो इस प्रकार से ये आपका रोग अनुसार आहार के सामान्य सिद्धांत हो जाते हैं। फिर भगवान महावीर का आहार निरूपण समझाइए। भगवान महावीर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं, इनसे संबंधित जो आहार से संबंधित जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए उसके बारे में लिखना रहेगा। जो 5 प्रमुख सिद्धांत, अहिंसक आहार हो जाएगा, सात्विक और शुद्ध आहार हो जाएगा, इसको भी आपको देख लेना है। मित आहार हो जाएगा, अनुकंपा जो भाव है, समयबद्ध आहार है। इस प्रकार से वही सिद्धांत है, लाइनिंग थोड़ा बहुत चेंज कर रखा है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, तो इस प्रकार से आपको ये भी देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या विश्व ख्याति प्राप्त हस्तियां भी साकार हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की अनेक महान जिसमें जो ख्याति प्राप्त हस्तियां हैं वो भी शाकाहारी रही है। जैसे कि इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी हस्तियां रही है जो कि शाकाहारी भी रही है। इन्होंने न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि अहिंसा, करुणा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी साकार को अपनाया है। प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी जीवन भर साकार रहे। इन्होंने साकार को स्वास्थ्य, नैतिकता और अहिंसा का प्रतीक माना है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो विख्यात जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम वर्ष में पूर्ण रूप से जो साकार को अपनाया और कहा कि साकार मानव जाति के शारीरिक और नैतिक भाग्य को सुधार देता है। लियो जो आपके टॉलस्टॉय हैं, जो प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार रहे हैं, विचारक हैं, ये भी पूर्ण रूप से शाकाहारी इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपके हो जाएंगे और भी जो प्रमुख हस्तियां हैं साकार रूप से इसमें देखने को आपको मिल जाएगी। फिर आहार की अवधारणा को सविस्तार समझाना है। आहार अपन ये भी देख चुके हैं, अब इसमें कौन से पॉइंट के अनुसार आपको देखना रहेगा। सेक्शन बी और सी में भी ऑलरेडी क्वेश्चन के देख चुके हैं। इसमें अलग अलग और कौन से ऐड किए जा सकते हैं। आहार का शब्दिक अर्थ अपन देख चुके हैं। शारीरिक पोषण है, मानसिक भावात्मक प्रभाव है, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो ये भी अपन देख चुके हैं। स्वास्थ्य संबंधित चारों क्षेत्र जो कि शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, इन सभी का अलग अलग वर्णन करना रहेगा। WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य स्थिति। अब इसमें क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य जो कि शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, समझता और समय पर चिकित्सा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य ये मन की स्थिरता, सकारात्मक सोच, तनाव से निपटने की क्षमता से जुड़ा है। ध्यान, जो योग, रुचिकर कार्य और सामाजिक सहयोग मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। अगला है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जीवन के उद्देश्य, आंतरिक शांति और मूल्यों के पालन से संबंधित है। प्रार्थना, ध्यान, सत्संग और नैतिक जीवन आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य ये व्यक्ति की समाज में जो सामंजस्य संबंध बनाने, निभाने, समता और मित्रता, सहयोग, परस्पर सम्मान और सेवा भाव सामाजिक स्वास्थ्य के अंग हैं। इन चारों क्षेत्र में संतुलन बनाना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। यदि इनमें से किसी एक क्षेत्र की भी अगर अनदेखी की जाए तो जीवन गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। फिर है फाइटोकेमिकल्स का वर्णन करना है, इसकी क्या उपयोगिता है उसको सिद्ध करना है। फाइटोकेमिकल्स जो कि प्राकृतिक रसायन जिसको अपन कहते हैं, जो कि पौधों में पाए जाते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। फाइटोकेमिकल्स ये पौधों के रंग, स्वाद, सुगंध और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फाइटोकेमिकल्स शरीर की बीमारियों से बचाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोशिकाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब फाइटोकेमिकल्स किस प्रकार से रहते हैं प्रमुख देख लेते हैं। प्रमुख फाइटोकेमिकल्स में देखा जाए जो आपके कैरोटीनाइड्स जैसे कि जो कि बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन, ये आंखों की रोशनी, त्वचा की सेहत और कैंसर रोधी गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से फ्लेवोनाइड्स जैसे कि ये क्वेरसेटिन,
कैटेचिन ये हृदय रोग से बचाव करता है, सूजन कम करते हैं, रक्त स्त्राव सुधारने में सहायक है। अगला जो आपका फाइटोकेमिकल्स में देखा जाए तो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं, जैसे कि सल्फोराफेन, जो ब्रोकलीन और पत्ता गोभी में पाए जाते हैं। ये कैंसर रोग गुणों से भी युक्त रहते हैं, कैंसर रोधी गुणों से भी युक्त है। फिर है फिनोलिक एसिड जो कि फल सब्जी अनाज में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। फिर हैं सेपोनिन्स जो कि दालों में पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। ये हो गया। अब फाइटोकेमिकल्स की क्या उपयोगिता है, उपयोगिता में देखा जाए तो रोग प्रतिरोधी, वही जो आपने अभी देखे थे फाइटोकेमिकल्स के जो जो प्रकार देखे थे उनके क्या कार्य रहे हैं, तो वही इनकी उपयोगिता हो जाएगी कुल मिला के। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, शरीर के मुक्त कणों जो फ्री रेडिएशन से बचाते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब कैंसर से बचाव कैसे, कुछ फाइटोकेमिकल्स जैसे कि जो ऊपर देखा था, कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं, डीएनए की क्षति से बचाते हैं, हृदय स्वास्थ्य जो कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा घटता है। मधुमेह नियंत्रण, जो फाइटोकेमिकल्स ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक है, सूजन कम करना, ये शरीर में उत्पन्न सूजन को कम करके जोड़ों के दर्द, गठिया जैसी बीमारियों से बचाते हैं। तो ये हो गया फाइटोकेमिकल्स, जो कि प्राकृतिक पौधे आधारित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नियमित रूप से ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, साबुत अनाज का सेवन करके हम पर्याप्त मात्रा में फाइटोकेमिकल्स प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल रोगों से बचाते हैं, बल्कि दीर्घकालीन स्वास्थ्य बनाए रखने में भी सहायक है। ये हो गया। फिर रोगानुसार आहार से क्या तात्पर्य है, ये अपन क्वेश्चन देख चुके हैं, और भी इसमें अर्थ है, इसका उद्देश्य है, रोगानुसार कौन से क्या प्रकार हैं, एक बार इसको भी आप देख लेना। फिर है आहार से सामान्य सिद्धांत, ये भी अपन देख चुके हैं। आहार के सामान्य सिद्धांत जो कि संतुलित आहार का सेवन, आयु और कार्य के अनुसार आहार, ताजे और स्वस्थ खाद्य पदार्थ है, पर्याप्त पानी का सेवन, समय पर भोजन करना, मात्रा में संयम, अत्यधिक जो तेलीय मसालेदार भोजन से बचना। विशेष सुझाव में देखा जाए तो मौसमी फल है, सब्जियों की प्राथमिकता देना, रेशेदार भोजन आहार में शामिल करें, भोजन को अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। आहार से सामान्य सिद्धांत में न केवल पोषण का आधार है, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार से जो पालना करने से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और व्यक्ति अत्यधिक जो सक्रिय और स्वस्थ रहता है। अपक आहार जैसे कि अपन देख चुके हैं। अब इसमें जीरो ओपन, अब इसका टर्म अलग दे दिया है, इंग्लिश टर्म दे दिया। अपक आहार क्या है, इसको समझाते हुए किन्हीं 4 आहार विधियों का वर्णन करना रहेगा। अपक आहार क्या है अपन देख चुके हैं, इसके क्या जो आपके पचाने में क्या कठिनाई है, क्या नुकसान है, ये देख चुके हैं। आहार पकाने की जो विधियों में देखा जाए तो बॉइलिंग में भी कौन से हैं भोजन पकाने, जो पानी में उबाल कर किया जाता है। अब इसमें देखा जाए तो दाल है, आलू अंडे वगैरह इसमें आ जाते हैं। भाप में पकाना हो जाएगा, भुनना हो जाएगा, तलना हो जाएगा, तो ये विधि हो जाएगी। विधि में आपको इसको डिटेल से कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका DYS 03 का जो पेपर हो गया है कंप्लीट, जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बता दिया है। DYS 03 PDF के लिए आप जो व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, डायरेक्टली अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। और डिजिटल स्टोर है, उसकी भी लिंक आपको लर्न विद त्रिफल के 4 प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी डिजिटल स्टोर की वेबसाइट से भी आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रखे 8426091137, और इसके अलावा 9797652601, इस पर भी अगर कोई इश्यू आ रहा है तो व्हाट्सअप डाल लीजिए।